देर रात पुलिस थाने में एक कॉल जाता है। उस वक्त पुलिस थाने में सिर्फ 2 कांस्टेबल तैनात थे, लेकिन फोन पर कुछ ऐसी बातें कही गई थी कि कांस्टेबल्स अपना सारा काम छोड़कर फोन पर जो बातें कही गई थी उसका पीछा और जांच करने के लिए निकल पड़ते हैं। जांच के लिए उन्हें बीच जंगल में जाना था। रात के घुप अंधेरे में और घने जंगल के अंदर दोनों कांस्टेबल टॉर्च के माध्यम से रास्ता तलाशते हुए उस लोकेशन पर जाकर पहुंचते हैं। दोनों कांस्टेबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बीच जंगल के अंदर एक जमीन के ऊपर टाइल्स बिछाई गई है। उस टाइल्स के ऊपर 2 डेड बॉडीज को फेविक्विक के माध्यम से चिपकाया गया है। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन घुटनों के बल बैठकर एक कांस्टेबल ने और भी अच्छी तरीके से जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि लड़के की प्राइवेट पार्ट को चाकू या किसी धारदार हथियार से काट दिया गया है। जो फीमेल की बॉडी है उसके प्राइवेट पार्ट को पत्थरों से मारकर कुचलने की कोशिश की गई है और ये दोनों डेड बॉडीज को फेविक्विक के माध्यम से एक दूसरे से चिपका दिया गया है। टॉर्च की रोशनी से वो आसपास तलाशते हैं कि और भी क्या चीजें मिल जाए, सबूत मिल जाए, तो पता लगता है कि इन दोनों को जलाने की कोशिश हुई है। दोनों फेविक्विक लगने के बाद एक दूसरे को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में उनकी जो चमड़ी थी वो उधड़ चुकी थी और इसलिए इस दर्द के साथ उनकी मौत भी हो जाती है। फौरन ही पुलिस वाले जो कांस्टेबल थे अपने आला अधिकारियों को बताते हैं। बड़े बड़े अधिकारी और जो जीप होती हैं सायरन बजाते हुए पूरे जंगल को घेर लेती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे अजीब सवाल, कांस्टेबल से लेके जो बड़े बड़े अफसर उस जंगल के बीच पहुंचे कि बीच जंगल के अंदर टाइल बिछाकर कौन सा ऐसा कातिल हो सकता है जो बेदर्दी के साथ किसी को मौत के घाट उतारे। चेहरा दोनों का दिख रहा था। चेहरे से यह पता लग रहा था कि ये जो लड़का है लड़की है दोनों वयस्क हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच करने के बाद, सारे इनपुट्स इकट्ठा करने के बाद इन दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं तो पता यह लगता है कि इनकी जो मौत है लगभग 1 से 2 दिन बीत चुके हैं और इसलिए इस इलाके से भयंकर बदबू आ रही थी। अब पुलिस के सामने ऐसा कोई भी क्लू, ऐसा कोई भी सबूत उस जगह से नहीं मिल पा रहा है जिसके माध्यम से इस केस को सुलझाया जाए। ऐसा सोचिए कि बीच जंगल में अगर मान लीजिए लाश मिल जाए तो ऐसा कौन सा सबूत हो सकता है जिससे आप कातिल तक पहुंच सकते हैं। और कातिल भी बहुत ज्यादा शातिर है, उसे पता था कि पुलिस कभी ना कभी उस तक तो पहुंचेगी और उसे लाने के लिए उन्होंने, जो कातिल है उसने बहुत सारे ऐसे जाल बुने कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। शायद एक परफेक्ट क्राइम भी होता और ऐसी केस स्टडी आज डिकोडिंग क्राइम के माध्यम से बताने का ये तुक कि कातिल कितना भी शातिर हो और जो कातिल है उसकी बाइक पर भी सांप है, उसके गले पर भी सांप है और ऐसा कातिल जो हर किसी की निगाहों में पूजा जा रहा था। हर कोई उससे दरख्वास्त करता था कि माई बाप हमारे जीवन का उद्धार कर दीजिए और जीवन का उद्धार करते करते ये जो कातिल है लोगों की जान लेने लगा। कौन है कातिल और कातिल ने किस तरीके से पुलिस वालों को छकाया कि पुलिस वाले कई घंटों बैठकर 200 लोगों से पूछताछ करते रह गए और ये जो कातिल है उन्हीं के आंखों के सामने, उन्हीं की नाक के नीचे बैठे हुए उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। लेकिन बस एक गलती हो गई और एक कातिल उनके चंगुल में फंस जाता है। कौन है कातिल और क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। देखिए, ये जो शुरुआत में दीपक ने जो भी चीज़ें आपको बताई, ये जो पूरा मामला है ये करीब 2022 का है और तारीख है 18 नवंबर। ये पूरी वारदात जो सामने आई थी वो राजस्थान के उदयपुर से सामने आई थी और जिस जंगल का जिक्र किया गया है वो जंगल है उबेश्वर, यानी कि उदयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक घना जंगल पड़ता है उबेश्वर का और वहीं पर बीचों बीच एक टाइल पर इस तरह से 2 लाशें मिलती हैं पुलिस को। और जब कॉल आता है, जिस तरह से शुरुआत में दीपक ने बताया कि वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल पहुँचते हैं, हर एक चीज़ को जाँचा जाता है, तब देखा जाता है कि जो लाशें हैं बिना कपड़ों के हैं और उनको देखकर पुलिस वालों को ये समझ में आता है कि हो सकता है ये दोनों रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त इन्हें मारा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस की टीम के सामने ये था कि आखिर ये दोनों हैं कौन, ये लड़का और लड़की है कौन, क्योंकि उनका जो चेहरा था वो भी कुचलने की कोशिश की गई और तो और उनके शरीर पर कई सारे जख्म भी थे। तो ऐसे में पुलिस को जांचना था कि आखिर ये कत्ल क्यों किया गया। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि कहीं ऑनर किलिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे थे और जिसे परिवार वालों ने देख लिया, गाँव वालों को भनक लग गई और उन्होंने आकर उनका ये हश्र कर दिया और इस तरह से इन्हें मौत के घाट उतार दिया।
लेकिन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गया था पुलिस के लिए जांचना कि आखिर ये दोनों कौन हैं। और इसके अलावा जब उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था, आप सोचिए इस कदर उन्हें चिपकाया गया था कि जो लाशें थी वो फेविक्विक से एक दूसरे से चिपकी हुई थी और चमड़ियाँ उतर रही थी। अब पुलिस को लगता है कि हत्या के पीछे कहीं ना कहीं नफरत का भी एक एंगल है, क्योंकि कोई कत्ल करेगा और उसके बाद या उससे पहले कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा। पुलिस को जांचना था कि ये फेविक्विक हत्या करने से पहले डाल दिया गया है या बाद में डाल दिया गया है। अगर बाद में डाला गया, पहले डाला गया, कैसे भी है, तो इसके पीछे एक मोटिव उन्हें नफरत का समझ में आ रहा था। अब उन लाशों के पास जब छानबीन की जाती है तो एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। मोबाइल फ़ोन को जब निकाला जाता है, उस पर कॉल करने की कोशिश की जाती है। 3-4 नंबर होते हैं, उनको जब लगातार कॉल करते हैं तो उसमें से एक से पुलिस को कंफर्म होता है कि ये जो फ़ोन है वो राहुल कंवर नाम के एक लड़के का है। उम्र पता लगती है 35 साल। और इधर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। वहाँ से भी जो रिपोर्ट आती है पता लगता है कि जो लड़का है उसकी उम्र 35 है, लड़की की 30 के करीब है। अब पहली बार नाम पता लगता है राहुल कंवर। अब फौरन पुलिस उस घर में पहुंचती है, वहाँ पूछताछ करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि देखिए इस तरह से हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप चल के शिनाख्त कर दीजिए। तस्वीरें देखी जाती हैं तो पुलिस कंफर्म करती है कि हाँ जो लाश है वो राहुल की है, लेकिन साथ में लड़की कौन है। अब जब घर वालों से पूछा जाता है और जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है लड़की का नाम सोनू है और वो इस लड़के की गर्लफ्रेंड थी। और जो राहुल कंवर हैं वो एक सरकारी टीचर थे। और यहीं पर जो सोनू है वो डिवोर्सी है, उसकी पहले शादी हुई थी, उसने अपने पति से डिवोर्स लिया, इसके बाद वो अपने घर में अकेले रहती थी, फिर उसने सिलाई का काम शुरू किया और अपनी रोजी रोटी किसी तरीके से गुजर बसर कर रही थी। लेकिन इधर जो राहुल कंवर है, जो सरकारी टीचर है, उसके बारे में पुलिस को पता लगता है कि साल 2017 में इसकी शादी हुई थी और इसकी 2 बेटियां भी हैं, छोटी हैं। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगी कि अरे ये तो पहले से मैरिड है, इसका अफेयर इस लड़की के साथ चल रहा था, तो ऑनर किलिंग वाली जो बात आई थी वो कहीं ना कहीं पुलिस को लगी शायद ऐसा ना हो, परिवार में से किसी ने हत्या करवा दी हो, या तो लड़की के परिवार में या लड़के के परिवार में, क्योंकि जो इनका है एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, क्या रीज़न ये है हत्या का। अब पुलिस को ये भी जांचना था। लेकिन इससे पहले पुलिस ने सोचा कि सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करनी बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिए कि उस जंगल में सीसीटीवी कैसे होगा, तो पुलिस ने भी यही सोचा कि उस जंगल के अंदर सीसीटीवी उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन उस जंगल में आने के, एंटर होने के जितने भी रास्ते थे, अगर मान लीजिए सर्कल में ये जंगल पूरा बना हुआ है, उसमें घुसने के कितने भी रास्ते हों, हर एक रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे सबको चेक किया गया, क्योंकि पुलिस को जांचना था कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए कि ये लड़का और लड़की यानी राहुल और सोनू किस तरीके से इस जंगल में उबेश्वर के दाखिल हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने ऐसा किया जिसके बाद उनकी हत्या की गई। अब सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई और करीब 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो पुलिस ने घंटों तक देखी। इसके अलावा गांव के लोगों से 200 से ज़्यादा लोग थे, उनसे एक एक करके पूछताछ की गई, उनके एक घर गया गया, सबसे पूछा गया सोनू कैसी थी, किसी और के साथ उसकी दोस्ती यारी थी, राहुल के बारे में पता किया, हर एक चीज़ के बारे में पता किया। तो पुलिस को एक आदमी के बारे में पता लगा। पुलिस को पता लगा कि एक आदमी है जो हम अक्सर सांप वगैरह लेके घुमा करता है और वो कुछ बाबा टाइप का है। अब आगे बताएंगे वो ऐसा क्यों कहा गया। इधर जो सीसीटीवी जांच की जा रही थी उसमें पुलिस को दिखता है कि एक बाइक है जिसके ऊपर सांप बना हुआ है। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी इसे हाईलाइट किया जाए। यहाँ पर आप सामने देखेंगे एक सांप बना हुआ है, उसका चित्र बना हुआ है। एक आदमी बैठा है जिसने हेलमेट पहना है, उसके पीछे 2 लोग बैठे हैं। पुलिस को दिखता है एक औरत और एक पुरुष। पुलिस को दिख जाता है कि ये लोग जो है उबेश्वर की जंगल की तरफ जा रहे हैं। यही एक बाइक है जो वहाँ पर गई, इस पर सांप बना हुआ है और लड़का लड़की यानी सोनू और राहुल इस बाइक पर मौजूद हैं। जब पुलिस को ये तस्वीर मिलती है तो पुलिस की टीम उस तस्वीर को निकाल कर गाँव वाले से पूछती है कि ऐसी बाइक किसकी है, क्या आपने कभी देखा है। तो गाँव में से ही कुछ लोग बताते हैं कि ये भालेश नाम के एक तांत्रिक बाबा हैं जिनका आश्रम है। एक जगह बताई जाती है और कहा जाता है कि उनकी बाइक है, हमने कई बार उन्हें इस पर देखा है, इसे चलाते हुए देखा है। अब पुलिस को पहला क्लू मिलता है कि हो ना हो ये जो तांत्रिक बाबा है कहीं ना कहीं इसका लिंक इस पूरे केस में है। सबसे पहले भालेश को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है पर वो आने से मना कर देता है। अब इधर पुलिस सोचती है कि आश्रम में घुस जाएंगे तो हो सकता है लोग बुरा मान जाए, कुछ लोग पुलिस पर ही अटैक कर दें, कई बार ऐसा होता है। तो पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ भालेश तक पहुंचती है और उसे बड़ी चालाकी से उठाकर अपने पुलिस स्टेशन लाती है। अब इसके बाद उस तांत्रिक बाबा से पूछताछ की जाती है। वही तांत्रिक बाबा जो लोगों के घरों में पूजा पाठ कराता था, इस चीज़ की पूजा कराता था कि आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा, अब वही पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अब उससे पूछताछ की जाती है।
साफ तौर पे मना करता है, कहता है आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं बाबा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं लोगों का अच्छा सोचता हूँ, मैं किसी का गलत नहीं कर सकता। लेकिन जब पुलिस तस्वीर दिखाती है और बाइक दिखाती है, उसका फिर नंबर डिटेल निकाल कर बताती है आपके नाम से रजिस्टर है, आपकी बाइक है, और जब ये सारी चीज़ें पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब उस भालेश को लगता है कि अब वो उदयपुर पुलिस से बच नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस जिस तरह से वो सोच रहा था कि उल्टे पुल्टे जवाब देकर गोलमोल घुमाकर पुलिस से बच निकले, बाद में उसके अनुयायी जो है वो पुलिस पर ही अटैक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल ये है कि वो पुलिस की बातों में फंस जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, और उसके बाद जब पुलिस का डंडा चलता है, पुलिस से अपनी तरह से कार्रवाई करती है, तब वो सारा सच बोलता है। अब वो पुलिस को एक स्टोरी सुनाता है, वो पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है और समझाता है कि सर आखिर हुआ क्या और मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। अब वो कहानी बताते हैं कि देखिए, जो राहुल और सोनू हैं वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राहुल की एक पत्नी भी थी। लेकिन राहुल से प्यार करने से पहले जो सोनू है वो मेरे आश्रम में आया करती थी, और जब मेरे आश्रम में वो आती तो कई बार कई समस्याएं लेकर आती, अपने घर की, अपने पैसों को लेकर बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं थी, और मैंने उसका हमेशा साथ दिया, और इसी में हम दोनों का जो है रिलेशन बन गया, हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए और एक कपल की तरह रहने लगे। लेकिन कभी भी ये रिश्ता हमने बाहर जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ और अगर ये सारी चीज़ें बाहर आती तो मेरी छवि पर असर पड़ता। इसके आगे वो बताता है, होता ये है कि दरअसल जो राहुल है और उसकी जो पत्नी है वो भी मेरे आश्रम में आया करते थे, और ऐसे में कभी कभार जो राहुल है वो अकेले भी आता, तो इसी में सोनू की मुलाकात राहुल से हो जाती है, और अब राहुल से उसकी दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। और जैसे ही सोनू का प्यार राहुल से होता है, उसने उस तांत्रिक को छोड़ दिया। ये सारी बातें तांत्रिक पुलिस को बता रहा है। वो बताता है कि इसके बाद जो सोनू है वो मुझे छोड़कर चली जाती है, मेरे फ़ोन नहीं उठाती, मैं अक्सर उसे मिलने घर जाता, वहाँ पर भी नहीं मिलती, उसने मुझे इग्नोर और अवॉइड करना शुरू कर दिया, और इसी को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आगे की कहानी में वो और चीज़ें बताता है कि सर इसके बाद चीज़ें ये होती हैं कि जो राहुल है उसके घर में जब ये सारी चीज़ें मैंने बताई, यानी तांत्रिक बताता है कि उसको जब गुस्सा आया कि अब सोनू उसकी नहीं रही है, सोनू किसी और से प्यार करती है, तो वो गुस्से में जाकर राहुल की पत्नी को, राहुल के माँ बाप को, उसकी फैमिली को सारी कहानी बता देता है। वो बता देता है कि देखिए इसका अफेयर चल रहा है, आपका लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है। इस सारी चीज़ें जब राहुल के परिवार को पता लगती हैं तो अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होते हैं। पत्नी जो है राहुल की वो अक्सर लड़ाई करती रहती थी, और जायज़ है जिस तरह से पूरे घर में एक चीज़ें पता लगती है कि लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, इसके बाद परिवार वाले भी दुखी रहते हैं। कई बार लड़के को डांटने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो सिलसिला है रुकता नहीं है। और जो सोनू है वो अभी भी राहुल से मिलती है, और राहुल भी सोनू के लिए पागल हो गया था, और अब इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि कैसे भी करके दोनों साथ रहेंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। अब यहाँ तक की कहानी पुलिस को पता लगती है। अब पुलिस पूछती है कि ठीक है, जब घर में ये सारी चीज़ें पता लग गई थी, लड़ाइयाँ हो गई थी, तो मर्डर करने का प्लान कैसे आया, और कत्ल किया तो किया क्यों। अब आगे की कहानी वो बताता है कि सर देखिए, जो राहुल की पत्नी है वो मैंने आपको बताया वो पहले भी आश्रम में आती थी, और इस बात को लेकर भी वो आश्रम में आई। उन्होंने मुझसे बातचीत की और उन्होंने मुझसे कहा कि इस बात का कोई समाधान निकालो, कुछ भी करके बाबा कुछ ऐसा करिए जिससे जो मेरा पति है वो उस लड़की से हमेशा के लिए छूट जाए और उससे दूर हो जाए। अब इधर राहुल की पत्नी पहुंची, और दूसरी तरफ जो सोनू थी वो भी उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे प्यार को मुझसे मिलाना होगा, और तुम्हें मेरे प्यार को ऐसा बनाओ कि हम 7 जन्मों तक साथ रहें, हम हमेशा एक साथ रहें। अब पुलिस पूछती है कि देखो, तुम्हारी कहानी में कुछ हमें गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि उसकी पत्नी से ने तुमसे समाधान मांगा और यहाँ पर सोनू तुमसे मदद मांग रही है, और तुम सोनू से प्यार करते थे, तुमने उसकी मदद क्यों की। इस पर तांत्रिक ने कहा कि सोनू जो है वो लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि राहुल ने उसे बता दिया था कि तांत्रिक ने मेरे घर पर सारी चीज़ें बता दी हैं, तुम्हें बदनाम कर दिया है, और इसके अलावा जो सोनू है उसके पास कुछ मेरे ऐसे तस्वीरें थी जिसको लेकर वो मुझे हमेशा ब्लैकमेल करती थी। वो बोलती थी कि अगर तुमने मेरे और राहुल के बीच में आने की कोशिश की या हमारा कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हारी ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाऊंगी, जिससे सबको पता लग जाएगा तुम एक ढोंगी बाबा हो, तुम असली बाबा नहीं हो, तुम कोई तांत्रिक नहीं हो। यहाँ तक की कहानी पुलिस को क्लियर हो गई कि ठीक है, एक पत्नी ने आके बोला समाधान चाहिए, इधर सोनू बोल रही थी कि उसे एक साथ जीवन बिताने राहुल के साथ, तो ऐसे में तांत्रिक को समाधान निकालना था। अब वो पुलिस को बताता है कि सर इसी में मैंने एक
चीज़ करी और मुझे समझ में आया कि जब सोनू ये चाहती है कि वो हमेशा राहुल के साथ रहे, तो क्यों ना मैं इन्हें मौत की नींद सुला दूं और ये पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहे। और इसके बाद जो तांत्रिक है वो बताता है अपना प्लान, वो पुलिस को समझाता है कि कैसे उसने प्लान बनाया, कैसे कत्ल की पूरी कहानी गढ़ी और 3 महीने पहले से ही उसने फेविक्विक इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो पुलिस से कहता है कि सर, मैं लगातार दुकान पर जाता और 3 महीने तक जा जाके कभी 5 ग्राम कभी 10 ग्राम ऐसे कर करके मैंने 150 ग्राम जो फेविक्विक है वो एक जगह इकट्ठा किया और इसके बाद वो पूरे हत्याकांड को अंजाम देता है। अब आगे वो पुलिस को क्या बताता है, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है और पूरी कहानी क्या निकल के आती है। क्या इस पूरे हत्याकांड में राहुल की पत्नी भी शामिल थी? क्या उसके साथ कोई और भी मिला हुआ था? किस तरह से बहाना बनाकर वो सोनू को अपने जाल में फंसा कर ये कहता है कि तुम जंगल में आओ, और कैसे जंगल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब आप आगे वो भी समझिए। देखिए, जो भालिश बाबा हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, ये इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है उस इलाके में। और जब इनके बिजनेस को या जो ये कारोबार कर रहे थे तंत्र मंत्र के नाम पर, उस बिजनेस को जब इन्हें लगा कि इनके बिजनेस को चोट लग सकती है, उनके जो समाज में मान सम्मान है उसे धक्का लग सकता है, उसे टूट सकता है, लोग उन्हें मार सकते हैं, तब उसे लगा कि बहुत हो गया, यहाँ पर मुझे अपना प्यार नहीं मिल रहा, मेरे बिजनेस को खतरा है, तो क्यों ना जो मेरा प्यार था मैं इसलिए कह रहा हूं, और जो मेरे बिजनेस को खतरा है उसे ही मैं जड़ से खत्म कर दूं। अब इसके लिए मोटिवेशन मिल चुका था, क्योंकि जो राहुल की जो बीवी है वो लगातार बाबा जी पर प्रेशर बना रही थी। अब प्रेशर में जो बाबा जी हैं उन्हें लगा कि चलो अब मैं एक ऐसा क्राइम करूंगा जिसे हर किसी को लगेगा कि ये तो नॉर्मल सी मौत है। अब हर रोज आश्रम में आने के बाद जो सोनू है, जो तलाकशुदा है, जो पहले बाबा जी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसे राहुल को देखकर इस तरीके से मन बदला कि उस आश्रम में ही राहुल और सोनू अक्सर बैठकर खिलखिलाते, हंसते, एक दूसरे से बातें करते। बाबा जी को लगता कि सोनू मेरी होनी चाहिए थी, ये राहुल के साथ क्या कर रही है, और अंदर ही अंदर जो गुस्सा था वो इतना ज्यादा बढ़ता हुआ चले जाता है। बाबा जी फैसला करते हैं कि ठीक है, मैं एक रोज घुप जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर कौन आता जाता है किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं आराम से एक क्राइम को अंजाम दे दूंगा। इसलिए जब लगातार राहुल की बीवी प्रेशर बना रही थी तो 3 महीनों तक ये अच्छी तरीके से फेविक्विक को इकट्ठा करते हैं। उन्हें लगता है कि जब सारा साजो सामान तैयार हो चुका है, अब बारी है कि मैं बातों में फंसाकर जो राहुल है और जो सोनू है जो उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड थी, उन दोनों को बातों में बनाकर एक जगह कैसे बुलाऊं। अब इसके लिए राहुल को भी पता था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है और जो उसकी बीवी है लगातार बाबा जी के पास जाती, तो हो सकता है बाबा जी सिद्ध बाबा हों, जो वो कहेंगे सही कहेंगे और अच्छे के लिए ही कहेंगे। लेकिन उसे अंदर अंदर ये भी पता था कि बाबा जी अंदर से किस तरीके के इंसान है, जो उनकी जो सारी कुंडली है उसके परिवार को बता पाए हैं। तो राहुल, क्योंकि परिवार पे जब से मामला गया था, तो राहुल अब सोनू से धीरे धीरे कट भी रहा था। लेकिन बाबा जी की बातों में आकर वो कहता है कि ठीक है बाबा, जैसा आप बताएंगे और जैसा आप करवाना चाहेंगे, मैं हर एक पूजा तंत्र मंत्र के लिए तैयार हूं, बस आप सोनू और मुझे एक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो राहुल है उसके घर पर बच्चे भी हैं, लेकिन बावजूद इसके और सरकारी टीचर भी है। लेकिन ये जो कहानी है इसमें बाबा फोन करके जंगल में बुलाते भी हैं। लेकिन जब जंगल में जब ये बाइक से जा रहे थे तो बाबा राहुल से कहता है कि देखो राहुल, मुझे पता है कि तुम सोनू से प्यार करते हो, लेकिन मुझे एक बात और ज़्यादा खटक रही है, वो ये है कि मुझे हाल ही में पता लगा है कि मेरी जो बेटी है उसके साथ भी तुम्हारा रिलेशन है, तुम मुझसे प्यार भरी बातें करते हो, एक दूसरे को लव यू लिखते हो। ये चीज़ें गलत हैं। अगर तुम्हें सोनू से प्यार करना है तो तुम्हें किसी और औरत की तरफ नहीं देखना चाहिए, तुम्हारा मन भटक रहा है। अब चलती बाइक में ये सारी चीज़ें सुनने के बाद राहुल अंदर से डरता है कि उसे लगता है कि बाबा जी को तो हर चीज पता है, बाबा जी को सारी सच्चाई पता लग चुकी है, अब वो करे तो करे क्या। लेकिन इधर जो सोनू है वो भी सारी बातें सुनती है। सोनू को भी बहुत अटपटा लगता है कि जिस शख्स से प्यार कर रही है, बीवी और 2 बच्चे होने के बाद भी वो सोनू से भी प्यार कर रहा है, बाबा जी की बेटी से भी प्यार कर रहा है, जो बाबा जी की उम्र है 55-56 साल है। तो पूरी जो तीनों हैं, तीनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान चुके थे। लेकिन बीच जंगल में जाने के बाद जो राहुल फैसला करता है कि ठीक है,
मैं पूजा पाठ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस बाबा जी आदेश करें। इसके बाद जो बाबा हैं, जो भलेश है, वो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें निकालता है और कहता है कि ठीक है मैं मंत्र पढ़ते जाऊँगा, तुम लोग आप मेरे सामने बैठो और जो जो मैं चीज़ें कहूँ बस वो सारी चीज़ें तुम्हें करते जानी हैं। इसके बाद घंटों पूजा किया जाता है और इसके बाद भलेश ये कहता है देखो अब पूजा हो चुकी है, अब बारी है कि तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना है एक दूसरे से, इसके बाद तुम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे। इसके वजह पूजा की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अब राहुल ऊपर देखता है आसमान के, उसे लगता है कि तो खुला आसमान है, आसपास देखता है जंगल है। वो पूछता है बाबा जी क्या मुझे बीच जंगल और खुले आसमान के नीचे ये सारी चीजें करनी है? बाबा कहते हैं, भलेश बाबा कहते हैं कि ठीक है आपको मेरी आंखों के सामने करना है, जब आप ये दोनों करोगे तो मैं मंत्र पढ़ रहा हूंगा, उसके बाद आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। अब इसके बाद जो सोनू है, सोनू बाबा जी की आंखों में देखती है, उसे लगता है कि भले शायद कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा, लेकिन वो तैयार हो जाती है राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इसके बाद बारी बारी से एक दूसरे से शारीरिक संबंध जब बना रहे होते हैं, भलेश उस वक्त अपने पोटली से जो उसके पास बैग था वहां से एक बॉटल निकालता है। उस बॉटल में फेविक्विक था। जब एक शारीरिक संबंध बना रहे थे तो ऊपर ही ये फेविक्विक डाल देता है। अब वो फेविक्विक डालने के बाद एक दूसरे से ये चिपक जाते हैं। अब एक दूसरे को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तब भलेश को लगता है कि अब ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद वो तेज धारदार हथियार से उसी वक्त जो राहुल है उसका प्रायर पार्ट काट देता है। सामने एक और पत्थर पड़ा था, गुस्से में मारना शुरू करता है सोनू को। उसे लगता है कि ये इसका प्यार थी, अब ये किसी और के पास जा रही है और उसी की आंखों के सामने वो शारीरिक संबंध कैसे बना सकती है। तो गुस्से में वो उसे और मारता जाता है, उसके शरीर पर कई चोट करता है, प्रायर पार्ट को कुचलने की कोशिश करता है, पत्थर से ये राहुल को भी मारता है। अब इसे लगता है कि जब इस दोनों को इसने मार दिया है और ये जो राहुल और सोनू उस वक्त एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अलग नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि फेविक्विक इतना ज्यादा था कि उड़ेल दिया गया था। 150 ml के आसपास या मिलीग्राम के आसपास की जो फेविक्विक था, उसके बाद एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे और अलग जब हो रहे थे तो चमड़ियां उखड़ रही थी और इसी चीज से वो दर्द से कर्रा रहे थे। अब नीचे ये मार रहा है उन्हें, एक दूसरे को लातों से मार रहा है, घूसे से मार रहा है, पत्थर से मार रहा है भलेश। और जब इनकी मौत हो जाती है उस दर्द में, तब भलेश को लगता है कि मैं शायद इनको अब जला देता हूं। लेकिन जलाने की कोशिश में उसे लगता है कि कहीं ये इसकी जो बदबू है आग से कोई इसे पकड़ ना ले, कोई इसे देख ना ले। तो हल्की फुल्की जैसे वो जलाने की कोशिश करता है, 2 से 3 बार कोशिश करता है लेकिन दोनों जलते नहीं है। इसके बाद वो हड़बड़ी में उन दोनों को छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। उसे लगता है कि बीच जंगल में जानवर खा लेंगे, सड़ जाएंगी चीजें, तो किसी को कोई भनक लगेगा नहीं और खूब जंगल के अंदर ऐसी चीजें होना आम बात रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन होता यूं है कि कोई जानवर उन दोनों को नहीं खाता है। अब इसके बाद जो बदबू थी उस जंगल के आसपास जितने भी राहगीर थे जो जाने वाले थे बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और इस बदबू के कारण वहां पे जो आसपास जितने भी लोग रहते थे उनका रहना मुश्किल हो चुका था। इसके बाद उस बदबू का पीछा करते करते उस जगह पर जब लोग पहुंचते तो देखते हैं कि यहाँ पर तो डेड बॉडीज है। इसके बाद पुलिस को पूरी कहानी बताई जाती है, फिर जिस तरीके से कांस्टेबल्स आते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन इसके बाद जब पुलिस जो बाबा जी को पकड़ती है तो बाबा जी तो पहले बहुत ज्यादा आनाकानी करते हैं, देखिए मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब बाबा से सख्ती की जाती है तो बहुत सारी चीजें बताते हैं और जो चीजें आपको वर्णिता ने बताई, जो चीजें मैंने आपको बताई, उसमें देखिए जो 3 किरदार हैं वो सबसे प्रमुख हैं, खुद भलेश, राहुल और जो सोनू है। राहुल की शादी हो चुकी थी 2017 में, 5 साल के बाद 2 बेटियां भी थी, लेकिन बावजूद उसके उसे सोनू पसंद आ जाती है। उसकी बाबा जी की बेटी के साथ भी अफेयर शुरू हो जाता है। यहाँ हुई राहुल की बात। आते हैं हम सोनू की बारी में। सोनू तलाकशुदा महिला थी। अब जब से वो आश्रम में आई थी उसे भलेश अच्छे लगने लगे थे एज अ बाबा और उसके साथ वो करीब भी हो चुकी थी। खुद भलेश ने भी ये चीजें मानी हैं। लेकिन जब एक रोज राहुल उस आश्रम में पहुंचा तो राहुल को देखकर, उसकी स्मार्टनेस देखकर जो सोनू है वो राहुल से बात करना शुरू कर देती है। तो सोनू पहले तलाकशुदा थी, बाबा से प्यार करने लगती है, फिर उसे लगता है कि बाबा तो अच्छे हैं नहीं, बूढ़े हो चुके हैं। और राहुल जो कम उम्र का था, जो 35 साल का था, उसके प्यार में पड़ जाती है। और सोनू की वजह से राहुल की पूरी जो फैमिली है, जो उसकी पूरी जो जीवन कुंडली उथल पुथल हो चुकी थी। तो यहां पर सोनू भी एक साथ 3 मर्दों के साथ। अब जो बाबा हैं
भलेश की भी शादीशुदा जिंदगी थी, बेटी भी थी और बेटी बड़ी भी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके उसे 30 साल की सोनू पर इस तरीके से प्यार आया कि उसे लगा कि सोनू किसी और के साथ कैसे जा सकती, कैसे प्यार कर सकती, उसी के आश्रम में वो दूसरे लड़के के साथ कैसे रह सकती है। और इन सारी चीजों के बदौलत जो तीनों लोग हैं, इन तीनों ने जो कहते हैं ना कि जिंदगी को उथल पुथल कर दिया, एक दूसरे की मान मर्यादा को खत्म कर दिया और एक ऐसी झूठी कहानी बताई जहां पर ब्लैकमेलिंग भी है, जहां पर तंत्र मंत्र भी है, काला जादू भी है, जहां पर एक दूसरे के परिवार के ऊपर इल्जाम लगाने का दौर भी शुरू होता है और चीजें भी छुपाई जाती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो चीजें भी होती हैं वो सारी चीजें भी इस कहानी के अंदर होती हैं। जब पुलिस ये सारी चीजें सुनती है तो उन्हें समझ में तो आता है कि देखो, जो भलेश है उसने तो मार दिया, लेकिन राहुल और जो सोनू की जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी की कैटेगरी में साबित करती हैं। तो फिलहाल के लिए पूरा जो मामला है ये तो कोर्ट के अंदर है, दोनों जो बाबा हैं वो सलाखों के पीछे हैं, सबूत मिटाने के लिए कोई और आया नहीं था, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ भलेश को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस कहानी को बताने से सिर्फ ये तुक कि देखिए, जिस तरीके से समाज में जो चीजें खराब हैं उसे बताना उतना ही जरूरी है। अब यहां पर कातिल को यह लग सकता है कि मैंने तो मारकर परफेक्ट क्राइम कर दिया है, कौन आएगा, कौन ढूंढेगा, किसी को कोई चीजें पता नहीं लगेगी, लेकिन बावजूद पुलिस एक सिरे को पकड़कर इस पूरे केस को जिस तरीके से सुलझाती है, 200 लोगों से पूछताछ की जाती है, 50 से ज्यादा सीसीटीवी, आप सोचिए 24 घंटे होते हैं, उस हर एक सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखना, उसमें से एक फ्रेम निकालना जहां पर ये 2 से जो 3 लोग हैं बाइक पर बैठ के जा रहे हैं। तो किस कदर जो पुलिसिया मेहनत है, जो खाकी वर्दी वाले मेहनत करके इस केस को सुलझाते हैं, और तब जाकर समाज में जो लोगों के प्रति जो न्याय की जो प्रति जो आस्था है वो इसलिए कम नहीं होती है क्योंकि जो पुलिस वाले वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है और जो खाकी वर्दी वाली की जो मेहनत है उसे आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो इनकी मेहनत रहती है वो छिपी रहती है और अक्सर लोगों के सामने नहीं आ पाती। तो इसलिए हमें लगा कि डिकोडिंग क्राइम के माध्यम से उनकी मेहनत और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है आप तक लेकर हम आते रहेंगे अक्सर। लेकिन अगर हमारी आप सबसे दरख्वास्त है कि जितने भी लोग इस डिकोडिंग क्राइम शो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ऐसी कौन सी केस स्टडीज या इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं कि हम उसे डिकोड कर आप सबके सामने पेश करें, दर्शकों के सामने पेश करें। और इसलिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन प्राइम तक, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM।